हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, क्या चल रहा है आजकल। चलिए, तो हम लोग आ गए हैं। जैसे कि हमारा फिजिक्स का आजकल चल रहा है क्लास 9 का, तो बाकी सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान देना जरूरी है। तो हिस्ट्री का वीडियो लेके आए हैं, वैदिक पीरियड का। और इसके दो भाग हैं, जैसे कि आप जानते होंगे। इसका दो पार्ट बनाना ही पड़ा हम लोग को, एक तो वैदिक पीरियड के लिए और एक तो अर्ली वैदिक पीरियड के लिए और एक तो लेटर वैदिक पीरियड के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जहाँ भी हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग। चलिए तो शुरू किया जाए। आज का गोल देखते हैं क्या है। आज का हमारा गोल है कमिंग ऑफ आर्यंस, सोर्स ऑफ वैदिक पीरियड एंड अर्ली वैदिक एज, जो हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडो आर्यंस के बारे में जानते हैं। द आर्यंस वर सेमी नोमैडिक coastal peoples. The original homeland of Aryan is a matter of debate, with different experts suggesting different regions where they originate. Some say came from the area around the Caspian Sea in the Central Asia, Max Muller, while others think they originate from the Russia steppes. Bal Gangadhar Tilak was the opinion that Aryan came from Arctic region. So basically ये जो मतलब कि इंडो आर्यंस लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद कहाँ से आए हैं, तो उस पर बहुत सारे लोगों का मतलब डिबेट में चल रहा है, चर्चा चलता है, और उसके पीछे बहुत विवाद छिड़े हुए हैं। तो मैक्स म्यूलर ने कहा, और वही अभी भी एप्लीकेबल है, ज़्यादातर किताबों में पे लिखा हुआ देखेंगे कि वो लोग जो आर्यंस थे, इंडो आर्यंस, और इसको आर्य लोग, आर्यन पीपल जब बोलेंगे, तो वो लोग कैस्पियन सी के सेंट्रल एशिया में जो कैस्पियन सी है वहाँ उसी के सराउंडेड एरिया से आए थे। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि रशियन का जो स्टेपिस ग्रासलैंड है वहाँ से आए थे, और बाल गंगा तिलक का यह कहना था कि वह आर्टिक रीजन से आए थे। ठीक है, चलिए। द वैदिक एज स्टार्टेड विद आर्यन occupation of Indo-Gangetic plain. Meaning of the word Arya is noble. They spoke Sanskrit and Indo-European language. They led a rural semi-nomadic life as compared to the Indus Valley people who were urbanized. It is believed that they entered India through the Khyber Pass. मतलब ये जाना जाता है कि खैबर पास जो है इंडिया में हमारा, उसी से वो लोग इंडिया में इंटर किए थे। और आर्या शब्द का मतलब होता है नोबल। अगर आप नोट करना चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, वैसे पीडीएफ नोट में हम लोग ये देंगे। द वैदिक एज स्टार्टेड विद आर्यन ऑक्यूपेशन। जो वैदिक एज शुरू होता है, जो मतलब ऑक्यूपेशन मतलब कि कैसे वो लोग कमाए, तो जो गैंजेटिक प्लेन था, मतलब गंगा जहाँ से बहती है उसके दोनों तरफ जो क्षेत्र था, मैदानी क्षेत्र, वहाँ पे उन्होंने खेती किया और अपना ऑक्यूपेशन स्टार्ट किया। ठीक है, चलिए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया है। यहाँ एक खैबर पास, देखिए ये कैस्पियन सी है, यहीं से वो लोग इंटर आए थे इंडिया में। ये समझाना जरूरी है, बेसिक से। चलिए आगे बढ़ा जाए। The Arya Central Asia steppes postman who arrived India roughly about 200 BC and 1500 BCE and brought Indo-European languages to subcontinent. For example, the earlier geometric for the South Central Asia immigrants from Iran and mixed with first Indian way header. वो लोग कई लैंग्वेजेस भी अपने साथ लाए थे, और जो कि मतलब बताया जाता है कि 2000 BC से 1500 BC के बीच में वो लोग आए थे। सोर्स ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन देखेंगे हम लोग, तो सोर्स इस वैदिक लिटरेचर है। वैदिक लिटरेचर इज क्लासिफाइड इनटू, देखते हैं कि वैदिक मेन सोर्स है वैदिक लिटरेचर, और वैदिक लिटरेचर जो है वो कितने पार्ट्स में बटा हुआ है, क्लासिफाइड है, वो हम लोग देखेंगे। तो वैदिक लिटरेचर बेसिकली 4 भाग में बटा हुआ है। ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, और उसका जो समिति है वो, और भी है ब्रह्मनिकाश, आरण्यकाश, उपनिषद, और भी इसके पार्ट्स हैं। वेद 4 हैं, रामवेद,
Rigved, Samved, Yajurved, and Atharvaved. The Vedic literature had grown in the course of many centuries and was handed down by generation to generation by word of mouth. Vedas are also called Suprasiddhant, which is not created by man, Nitya, which exists in all entity. वेद का और भी जो मतलब है वो लिखा हुआ है यहाँ पे। चलिए तो सोर्सेस पे ध्यान देंगे। लिटरेसी में वेदास हो गया, एपिक्स हो गया, महाभारत, रामायण, और आर्कियोलॉजिकल में हो गया आयरन आर्टिफैक्ट्स और पोट्री। चलिए देखा जाए। Literary source. The Vedic texts are divided into two broad groups, namely Ardic Vedic text, later Vedic text. So early Vedic text जो है वो 1500 से 1000 BC में लिखा गया था, जो ऋग्वेद का है। और लेटर वैदिक टेक्स्ट ये आपको मैं मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये आपको पढ़ना नहीं है लेकिन जानना जरूरी है। लेटर वैदिक है जो आप देख रहे होंगे यहाँ टाइम डिक्रीज हो रहा है, मतलब बिफोर क्राइस्ट है इसीलिए टाइम डिक्रीज हो रहा है, टाइम इंक्रीज नहीं हो रहा है। 1500 से 1000 हो रहा है, 1000 से 500 BC हो रहा है, ठीक है। अदर थ्री वेदास एंड देयर ब्रांचेस, ब्राह्मणास, अरण्यकास, उपनिषद, वो सब लेटर वैदिक टेक्सेस है, ठीक है। वैदिक लिटरेचर संस्कृत में लिखा गया। जो वेदा शब्द है उसका मतलब होता है नॉलेज। संस्कृत में विद को हम लोग नॉलेज बोलते हैं। वैदिक लिटरेचर डिवाइडेड है दो पार्ट्स में, श्रुति एंड स्मृति। श्रुति was given by gods to sex and they passed the knowledge orally and स्मृति by composed by ऋषि। श्रुति जो 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 लिटरेचर का पार्ट है वो भगवानों के द्वारा भक्तों को दिया गया था, और ओरली मतलब जैसे भगवान बताते हैं ना, जैसे हम लोग सत्यनारायण भगवान का कथा सुनते हैं और भी कथा लोग जो सुनते हैं हम लोग, मतलब मुंह से बोला हुआ मौखिक भगवान बताए थे, और वो लोग जो भक्त जो सुने वही आके आगे बढ़ा दिए। और जो स्मृति है वो कंपोज लिखा हुआ रिटन डॉक्यूमेंट है ऋषियों के द्वारा। तो वैदिक एज में आप जानते हैं दो ही तो लिखा गया था, महाभारत, रामायण, जो कि बहुत रिलीजियस और डिवोशन epics knowledgeable. Two of these greatest epics were also composed during this period, the Ramayana and the Mahabharata. This tell us a great deal about culture, society, religion and the people of that era. ये हमें वो ये जो epics हैं वो उस कल्चर को दिखाती है, दर्शाती है उस कल्चर के बारे में, ये दोनों जो epics हैं। तो चलिए देखा जाए। The Mahabharata and Ramayana are the two great epics during the later Vedic period, throw a good deal of light on social and political this period. रामायण पर बात करते हैं। चलिए रामायण, संस्कृत में रामायण, रामायण Pradhan is one of the two major Sanskrit epics of ancient India, the other being the Mahabharata. Along with the Mahabharata, it forms the Hindu history. The epic traditionally ascribed the Maharishi Valmiki narrates the life of Rama, the legendary Kausalya kingdom. It follows his 14-year exile to forest by his father, King Dasarath. On request to stepmother Kaikya, his travel across forest in his wife, the great Lanka, resulting in a war with him, Ram and Jayantri Ayodhya to plunder. There have been many attempts to unravel the epic historical growth and composition layer. Various recent scholars invested for the earlier stage of text ranging 17 to 3rd century, मतलब ये बेसिकली 3rd century का। तो आप जानते हैं कि क्या हुआ था उसका कहानी। ये महर्षि वाल्मीकि के द्वारा नरेटेड है, और जो राम जो थे वो दशरथ के बेटे थे, उनकी स्टेप मदर जो कैकई थी, उन्होंने दशरथ ने कैकैया को वचन दिया था, और इसी वचन के कारण मतलब आप ये दिखा सकते हैं कि मतलब बट वो ये जो एपिक है वो दर्शाता है कि उस समय के लोग झूठ ज्यादा नहीं बोला करते थे, और धर्म के प्रति उन लोगों का श्रद्धा जो था वो बहुत ज्यादा था, भगवान के प्रति श्रद्धा बहुत ज्यादा था। लोग ज्यादा कपटी और छली नहीं हुआ करते थे उस समय अभी के मुकाबले। और
वही तो अपने पिता के वचन को निभाने के लिए वो 14 साल के लिए वनवास जाते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो ये हमको बताने का जरूरत नहीं है, ये तो बेसिकली हम लोग सभी जानते ही। चलिए, महाभारत है। द महाभारत, संस्कृत महाभारत, महाभारत pronounced Mahabharata, Mahabharatam, is one of the two major Sanskrit epics of ancient India. Two other being the Ramayana, it narrates the struggle between two groups of cousins in the Kurukshetra war and the fates of the Kauravas and the Pandavas princess and the successor. It also contains philosophical and devotional material such as discussion of four goals of life or puruषार्थ। महाभारत या महाभारता, जो कि बहुत बड़ा ग्रंथ है और एक कहानी, हिंदू धर्म में इसको कहानी नहीं माना जाता है, इसको एक इतिहास के रूप में माना जाता है। जैसे कि तो आप जानते हैं, पांडव और कौरव जो कि भाई थे, उनमें ही ये युद्ध हुआ था, राज्य के लिए, संपत्ति के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। तो ये तो है एक लड़ाई का, कुरुक्षेत्र में जो लड़ाई हुआ था, तो ये इस किताब में या इस स्टोरी में, और यह इतिहास जो है हिंदुओं का, उसमें कुछ फिलोसफिकल और डेमोनिस्टिकल मटेरियल भी है, जो और फोर गोल्स ऑफ लाइफ, पुरुषार्थ जिसको हम लोग कहते हैं, वो भी इसमें कृष्ण भगवान के द्वारा डिस्क्राइब किया गया है अर्जुन को। Iron artifacts पे आते हैं। The iron is in the Indian subcontinent concealed with a Vedic period in history and lasts from approximately 200 BC to 600 BC. From the archaeological find Uttar Pradesh dating about 380 BC, iron implements were uncovered. Evidently, the method of iron smelting was being practiced in the era. यहाँ मतलब आयरन आर्टिकल्स में बताया गया है कि 1200 BC से 600 BC के बीच में जो आयरन आर्टिकल्स मिले हैं उसका डेट जो आर्कियोलॉजी डेटिंग है, और जो उत्तर प्रदेश में जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिले हैं जहाँ पे आयरन आर्टिफैक्ट्स मिले वो 1300 BC का डेटिंग है उसका। और उस समय इससे ये प्रूव होता है कि उस समय स्मेल्टिंग मतलब गला के हथियार बनाना और उसको पीटना, उसको पीट के हथियार बनाना, वो सब स्टार्ट हो चुका था। अब आते हैं पोएट्री पे। पोएट्री फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। ग्रेव वेयर पेंटेड ग्रे वेयर पोएट्री will discover a different side. It's very fine, smooth and even colorful. जो पेंटेड ग्रे वेयर पोएट्री है वो बहुत फाइन है, स्मूथ है और कलर्ड में है। वो हाई क्वालिटी क्ले और ज्योमेट्रिकल पैटर्न जो है उसके ऊपर हाई क्वालिटी क्ले से बना है पेंटेड ग्रे वेयर, और उस पर ज्योमेट्रिकली पैटर्न्स पेंटेड है, मतलब उसका चित्र बना हुआ ऑन इट ब्लैंक। फ्यू हैड फ्लोर पैटर्न्स ऑन इट। पोएट्री इंक्लूड्स ओपन माउथ बोल्स एंड डिशेस, मतलब बोल्स जिसमें हम लोग खाना खाते हैं, और डिशेस मतलब प्लेट्स। Later, a new type of poetry called a northern black polish ware was seen. It glossy and shining. It was used by ruling class. आप इसको पॉइंट वाइज अपने एग्जाम में डाल सकते हैं, टीचर आपका मार्क्स काटेगा नहीं। मैं थोड़ा एडवांस पढ़ा रहा हूँ आपको। चलिए, अब जो है हम लोग शुरू करते हैं अपना मज़ेदार। मज़ा आएगा आपको, आई गारंटी यू डेट आपको बहुत मज़ा आएगा। पूरे मज़ा से हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट 1 है अर्धिक वैदिक एज का। चलिए तो शुरू किया जाए। मीनिंग ऑफ वेदा जो आपको मैं बता चुका हूँ, वेद जिसका संस्कृत में वेद बोलते हैं, जिसका मतलब होता है नॉलेज, मीन्स नॉलेज। वेद का मतलब नॉलेज संस्कृत में। Veda. The Vedas are especially the Rig Veda contain knowledge and information that suggests the ancients knew more about the true nature of universe and reality than can be explained. The main theme of this can be found in the secret astrological code of Rig Veda. तो सिलेक्ट, ठीक है, मतलब ऋग वेदा में ऐसा नॉलेज और इंफॉर्मेशन है जो कि अभी से, और अभी जितना हम लोग यूनिवर्स के बारे में जानते हैं, गैलेक्सी के बारे में जानते हैं, आकाश गंगा के बारे में जितना हम लोग अभी जानते हैं, उससे ज़्यादा डिटेल और एक्सप्लेन्ड इन्फॉर्म्ड वर्जन जो है यूनिवर्स के बारे में वो ऋग वेदा में कंपोज्ड फॉर्म में है, जो कि उस समय ऋषि और मुनि लिखे थे उस समय में, वैदिक एज में। अब आते हैं 4 टाइप्स ऑफ
वेद के ऋग्वेद अ कलेक्शन ऑफ 1028 हिम्स। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, आपको रट्टा मारना पड़ेगा सर कि अ कलेक्शन ऑफ 1028 1028 हिम्स है। It also contains many mythological and political accounts of the origin of the world. Origin of world है, इसको आप रट लीजिए, समझ लीजिए। सामवेद, साम मीन्स मेलोडी, मेलोडी मतलब गाना। सो दिस कॉपी ऋग वेदा हिम्स सेट टू म्यूजिक, इट वॉज लिटरली बाय प्रीस्ट इन रिचुअल सैक्रिफाइसेस, मतलब पूजा पाठ में जो मंत्र हम लोग बोलते हैं वो श्याम वेद में है, जो ऋग्वेद के हिम्स से लिए गए हैं। यजुर्वेद मंत्र फ्रॉम द ऋग्वेद एंड द पेड ऑफ द सर्टेन सैक्रिफाइल एक्शन, मतलब मंत्र तो ऋग्वेद से हैं लेकिन सैक्रिफाइल एक्शंस भी हैं कुछ, जैसे कुछ में इसमें ये करना है, इस हवन में ये करना है, तो वो इसमें कंपोज फॉर्म में लिखा हुआ है। Other the text is less concerned with the sacrifices but the more the miracle that protect the individual against evil. It also contains philosophical hymns. तो इसमें sacrifices के बारे में कम है, लेकिन मैजिक ट्रिक्स जो इंडिविजुअल को evil से सेव करती है, उस समय की बात है। बस इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, लर्न कर लीजिए। चलिए अर्ली वैदिक रिलीजन पे आते हैं। बिलीव्ड इन सुप्रीम गॉड, वो लोग सुप्रीम गॉड पे बिलीव करते थे। डिड नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप, मतलब एक भगवान का वर्शिप में बिलीव नहीं करते थे। वर्शिप द फोर्सेस ऑफ नेचर, मतलब नेचर के जितने फोर्सेस है उसको पूछते थे। वैदिक गॉड्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। वैदिक गॉड जो है उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया। टेरेस्ट्रियल मतलब जमीनी, एटमॉस्फेरिक मतलब आसमानी, और सेलेस्टियल मतलब अंदर मतलब पृथ्वी के अंदर वाले। सेलेस्टियल मतलब ग्रह, एटमॉस्फेरिक मतलब जो एटमॉस्फेयर में है, हवा पानी। टेरेस्ट्रियल मतलब जो पृथ्वी पे है, सतह पर। इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य, रुद्र, यम, सोम, मृग, द्रस, वरु, प्रजनाम, पृथ्वी, सरस्वती, उषा, आदित्य were female deities. They were not given the same position as male gods. People did not worship for spiritual reason but the welfare of प्रजा and पशु। स्पिरिचुअल मतलब अपने फायदे के लिए बस, और कुछ के लिए पूछते नहीं थे लोग। मतलब प्रजा मतलब जो इंसानियत है और जो जनता है उसके फायदे के लिए, और पशु के लिए। Creation of prayers, chanting of Vedic hymns, sacrifices, yajanas were important parts of the Vedic hymns, sacrifices important parts थे उस समय के पूजा के लिए। अब आते हैं सोसाइटी पे। टीचर lived and taught in school, गुरुकुल में टीचर लोग पढ़ाते थे। Pupils were taught orally like getting first the teacher and later the student. Taught किया जाता था श्रुति from form of teaching, जो कि भगवानों ने दिया था वही पढ़ाया जाता। तो वुमेन टीचर वे प्रेजेंट। मैत्रिका एंड गणिका नेम मेंशन है। ऋग्वेद में मैत्रियान एंड गर्गी नेम मेंशन है, जो कि वुमेन टीचर्स का। एवरी ऋषि वाज अ टीचर, जो भी ऋषि थे वो टीचर थे। बिलीव दैट इट वाज ड्यूटी ऑफ टीचर टू अंडरस्टैंड द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट एंड देन हेल्प हिम टू अंडरस्टैंड द गवर्नमेंट। ये उस समय के टीचर का एक धर्म था कि स्टूडेंट के एबिलिटी को समझना और तब उसको मदद करना और वर्ण वर्ण का ज्ञान देना। अर्ली वैदिक एज का इकोनॉमिक देखते हैं। ट्रेड और कॉमर्स बार्टर सिस्टम था। उस समय तो बहुत कम था। मनी लेंडिंग स्टार्ट हो चुका था। फिजिकल फॉर्म ऑफ मनी वॉज प्रेजेंट कॉल्ड निष्कस। उस समय जो पैसा का फॉर्म था, जिसे हम रुपया बोलते थे, उस समय निष्कस बोलते थे पैसे को। ट्रेड एंड कॉमर्स वर रेगुलेटेड एंड मैनेज्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल कॉल्ड पनी एंड वणिक ट्रेडर। उस समय के ट्रेडर्स को, व्यापारी को पनी और वणिक बोला जाता था। गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ये हम लोग अगले बार पढ़ेंगे, और ये आपको मैं दिखा दूंगा कि मतलब दोनों का डिफ्रेंशिएशन है। अभी हम लोग सिर्फ अर्ली ऋग्वेद पढ़ेंगे। गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन एग्जिस्ट ड्यूरिंग अर्ली वैदिक। इट वाज बेसिक लेवल। पपीज लिव्ड इन गुरुकुल, गुरुकुल में उसमें रहते थे छात्र। और ये है हमारा कास्ट सिस्टम, जो आप टॉप पे देख रहे हैं। ब्राह्मण्स जो पूजा के लिए, क्षत्रिय जो ब्राह्मण्स का काम था पूजा करना, ठीक है, और पढ़ाना। उस समय के ब्राह्मण को, उस समय के साइंटिस्ट जो थे वो ब्राह्मणी और मुनि लोग थे।
तो ब्राह्मणों का काम था पूजा पाठ करवाना, क्षत्रिय लोग का काम था लड़ना और वॉरियर क्लास वही लोग राज भी करते थे। वैश्य का काम था खेती करना और व्यापार करना। शूद्रा का काम था कि तीनों जो अपर क्लास है उसको सेव करना, मतलब सर्व करना, मतलब नौकर वाला काम था। शूद्रा उसको नौकर बोला जाता था। और एक कैटेगरी थी अनटचेबल, जो आपको पढ़नी नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ, मतलब अछूत। कास्ट सिस्टम की बात करते हैं तो हो गई कास्ट सिस्टम। उसके बाद वो एक्सप्लेन वैदिक टेक्स्ट, ब्राह्मण जो थे वो एक्सप्लेन वैदिक टेक्स्ट एंड परफॉर्म रिलीजियन सेरेमनी। मैं बताया कि शादी वादी हुआ, पूजा वूजा हुआ तो उस समय ब्राह्मण ही करवाते थे। क्षत्रिय का काम था, रूलिंग क्लास थे और लड़ाई करते थे। वैश्य जो था कॉमन पीपल थे और इंगेज इन व्यापार और इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में वो लोग इंगेज रहते थे। शूद्रा तो जैसे सर्वेंट एंड लेबर, जिनके पास कोई प्रॉपर्टी और लैंड नहीं था। Food cooked by Sudra was banned. There was no restriction on intermarriage or change of species. ये देख लीजिए, ब्रह्मचारी, गृहस्था, वनस्पतिया, ये फेजेस ऑफ लाइफ है। जो उस समय के ह्यूमंस थे, जो भी बच्चा से बूढ़ा तक उन लोग का लाइफ स्टाइल था वो फिक्स था कि इसी चारों में वो लोग जीते थे, इसी पैटर्न में। तो लोग ज्यादा एडवांस है हम लोग से, क्योंकि हम लोग का पैटर्न अब बिगड़ चुका है। तो यही पैटर्न्स था, ब्रह्मचार्य, गृहस्था, वनस्पता, संन्यास। चलिए, फ्रॉम स्टेज ऑफ लाइफ, ब्रह्मचार्य में एजुकेशन लेना रहता था और बॉडी और माइंड का डेवलपमेंट करना रहता था 1 से 25 साल के उम्र तक। फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज था गृहस्थ। उस समय आपको अपना शादी करना था 25 से 50 साल के बीच में, ये सेकेंड स्टेज। और अपने फैमिली का आप हेड बन जाते हैं और आपको अपने फैमिली को लीड करना है। थर्ड स्टेज पे आते हैं, जो एज पीरियड है 50 साल से 75 साल, उसको बोलते हैं वनस्पता। स्पेंड इन मेडिटेशन एंड प्रेयर, आपको प्रेयर मतलब भगवान के पूजा और मेडिटेशन में अपना समय देना है। फोर्थ स्टेज है जो 75 ईयर्स से 100 ईयर के, मतलब 75 साल से 100 साल है, जो है संन्यास। संन्यास मतलब आपको सन्यासी के तरह फॉरेस्ट में रहना है और भगवान के खोज में आपको लीन हो जाना है एकदम। बस यही है फोर्थ आश्रमास और स्टेज ऑफ लाइफ, जिसको आश्रमास भी बोलते हैं और स्टेज ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। फैमिली लाइफ देखते हैं कैसा था अर्ली वैदिक एज में। इट वॉज हिज ड्यूटी टू परफॉर्म सेक्रीफाइस यजना, मतलब जो भी जो हेड ऑफ द थे गृहस्था में, जो गृहस्था फेज में जो हेड रहेंगे घर के, उसी का ड्यूटी है, वो धर्म है उसका कि सेक्रीफाइस करना अपने परिवार के लिए। और उसको उस सेक्रीफाइस को उस समय यजनांस बोलते थे, यजनास। Women also occupied a position of honor. Their presence was essential at all religious ceremonies. They were given a right education and some even composed the Rig Veda hymns. वुमेन का स्टेटस अर्ली वैदिक एज में बहुत अच्छा था, लेटर वैदिक एज के कंपेयर में। वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लेटर एज, अर्ली वैदिक एज का बात करते हैं तो उस समय उन लोग का अच्छा स्थिति था और उन लोग को वैल्यू बहुत दिया जाता था। और हर कार्य में, मतलब कोई कार्य हुआ, शादी विवाह, चाहे कोई पूजा का सेरेमनी, पूजा पाठ, तो उसमें इसेंशियल था, जरूरी था कि वहाँ पे, और रिलीजियस सेरेमनीज में कि वहाँ पे वुमेन्स रहे और उन लोगों को राइट टू एजुकेशन था और राइट टू चूज देयर हस्बैंड भी था। स्टेटस ऑफ किंग, ऋग्वेद आर्यंस लिव्स इन ट्राइब्स कॉल्ड जना। उस समय के ट्राइब्स को जनान्स बोलते थे। ईच जना हैज ए ओन रूलर। हर जना का मतलब हर ट्राइब का एक रूलर था, जो राजन जिसको बोला जाता था। और किंगशिप वॉज जनरली हेरिडिटी, मतलब वही हेरिडिटी, मतलब मैं राजा, मेरा बेटा राजा, मेरा बेटा का बेटा राजा, मेरा बेटा का भी बेटा का बेटा राजा। बस इसी को हेरिडिटरी बोलते हैं, हेरिडिटरी सिस्टम ऑफ किंगशिप। Government and political life, status of the king, ministry and the king
पॉलिटिक मतलब स्टेटस ऑफ द किंग आपको डिस्क्राइब कर दिए, मिनिस्टर एंड द किंग अभी करेंगे, सभा एंड समिति थी, और मोड ऑफ वॉरफेयर, मिनिस्ट्री एंड द किंग. किंग वॉज एस्टेड विद नंबर ऑफ मिनिस्ट्री लाइक पुरोहिता. पुरोहिता मतलब आपने कई सीरियल्स में देखा होगा कि एक तो हर जैसे महाभारत में, रामायण में हर के राज्यसभा में एक तो मुनि या ऋषि या कोई उपस्थित रहते थे, उन्हीं को पुरोहिता बोला जाता था, जो एडवाइजर थे. राजा को हर काम में एडवाइस करते थे कि राजन आप ऐसे करिए आपके लिए फायदेमंद होगा, ऐसे करिए आपके लिए फायदेमंद होगा. और जो सेनानी थे, जो लीडर, महाभारत जैसे कि महाभारत में हमने देखा होगा, जो सेनापति उसको सेनानी बोला जाता था, और वो हेल्प करता था लड़ाई लड़ने में, वही लीड करता था अपने आदमी को. स्टेटस ऑफ वुमेन वैदिक पीरियड में आपको पढ़ना जरूरी है, थोड़ा इसको हम लोग इलेबोरेट करते हैं. ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड वुमेन enjoy a fair amount of freedom and equality. The Vedic period can best be termed as the Vedic period of feminine glory and prestige life. Women participated in all spheres like men. The Rig Veda's society was free society. The Aryans eventually preferred male child to female child. However, females were as free as the male counterparts. मतलब उस टाइम अर्ली वैदिक में वुमेन को भी उतना छूट मिलता था जितना मेन को मिलता है, एकदम इक्वली छूट था. और सोसाइटी में उन लोग का बहुत अच्छा स्टेटस था, फ्रीडम था, और वो लोग प्रेस्टिजियस लाइफ जी रहे थे उस समय. अर्ली वैदिक एज की बात कर रहा हूँ. सो आज का वीडियो खत्म हुआ. कैसा लगा? ज़्यादा लंबा भी वीडियो नहीं गया हमारा, बस 27-28 मिनट का वीडियो है. देखिए 30 मिनट तो बहुत है, थोड़ा मजा लेके पढ़िए. अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करिए, पूरा वीडियो को फिर से बनाएंगे. समझिए, वी आर जस्ट हेल्पिंग. चलिए, गुड बाय. सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, पार्ट 2 में. बाय बाय.